हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का 3rd नंबर का प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन पहला नंबर का आपका क्वेश्चन है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो हो जाएगी 36/5 आर। तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू, यानी तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है 1/λ इज इक्वल टू आर और ब्रैकेट में 1/n2 का स्क्वायर माइनस का n1 स्क्वायर। और यहाँ पे n2 यानी जो तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो ये हो जाएगा n1 पहला हो जाएगा, n2 दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n2 का स्क्वायर माइनस का 1/n1 स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया है। उसके बाद इनका आंसर क्या निकल आया है 5/r/36 निकला है। और जब r को हम इधर रिवर्स करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा 36/5r। तो फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है। फॉर्मूला आपका ये होता है जब किसी भी यानी आपका जब वो होता नहीं स्पेक्ट्रम वाले में कि एक तरह इसमें से उसमें कूद गया वो, तो आपका फॉर्मूला लेमडा निकालने के लिए, तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए हम कौन सा निकालेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू आर और ब्रैकेट में 1/n2 का स्क्वायर माइनस का 1/n1 स्क्वायर। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए ऊष्मा की जरूरत कितनी होगी। तो इसके लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी 716 कैलोरी हो जाएगी। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, यानी उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आपका m दिया गया स्मॉल वो मास है और l ms डेल थीटा एंड m l हो गया। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यानी यहाँ पे m की वैल्यू तो 1 ही दी हुई है, यानी 1 ग्राम आपका कैसे l की वैल्यू 80 है और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिग्री हो जाएगी। ms की वैल्यू हो जाएगी 1 × 1 और यहाँ पे आपका आगे भी लिखा हुआ है यानी m और l। यहाँ पे ये आपकी वैल्यू है किसी भी चीज़ की, तो आप याद कर लेना, आप देख लेना इसे एक बार फॉर्मूले में आपको सॉल्व करके, तब आपका निकल जाएगा 716 कैलोरी निकल आएगा। देन पढ़ते हैं हम आपके 3rd नंबर का आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम प्रवृत्ति कौन दर्शाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रकाश की क्वांटम प्रकृति कौन दर्शाता है, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का विद्युत आवेश क्वांटाइज्ड रहता है और एक न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। उसके बाद सी ऑप्शन है कि धातु की सतह पर मंद प्रकाश आपतित होने पर भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन सतह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन तीनों राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सन 1905 में आइंस्टाइन ने प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है h न्यू होती है और यहाँ पे h जो है प्लांक नियतांक हो जाएगा और जो आपका न्यू को प्रकाश की आवृत्ति कह दिया जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू हो जाती है 6.02 × 10⁻³ जूल सेकेंड। उसके बाद चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्या कहता है कि यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा 5 दिन में 10% घट जाए तो प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा 20 दिनों के बाद लगभग कितनी रह जाएगी, तो हो जाएगा 65%। कितनी रह जाएगी 65%। आते हैं इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है आपका, किसी भी आपका जो खत्म हो जाते हैं 6 का, वो मतलब फॉर्मूले में क्या पूछा था, यानी यहाँ पे वो प्रारंभिक मात्रा की 20 दिनों बाद कितनी रह जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n = n0 e⁻⁻⁰ t। यहाँ पे n = 0.9 n0 = हो गया उसके, यहाँ पे n/n0 का हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। देन यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम पुटअप करके आगे इसका सोल्यूशन इतना दिया हुआ है, आप इसे लगा लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। पाँचवें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि श्यानता गैसों में परिवहन की घटना है जो निम्न के परिवहन से उत्पन्न होती है। तो श्यानता जो है वो गैसों में परिवहन की घटना है जो निम्न के परिवहन से उत्पन्न होती है, तो संवेग के परिवहन से जो वो उत्पन्न होती है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने आप को विकृत करने का विरोध करता है। बस इसका इतना सा सोल्यूशन था। उसके बाद आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन पे। ये आपका कार्नो इंजन के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक कार्नो इंजन उष्मा का 1/6 भाग कार्य में बदलता है और यदि सिंक का ताप यानी सिंक यानी T2 जो होता है वो सिंक का ताप कहा जाता है उसे, यदि सिंक का ताप 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए तो इंजन की दक्षता दोगुनी हो जाती है। तो सिंक का ताप आपका कितना होगा, तो यहाँ पे सिंक का ताप हमें बताना है, तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन होगा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन हम।
तो यहाँ पे क्या n1 इज इक्वल टू लिखा है 1/6 और n2 इज इक्वल टू 1/3 और n1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस का T2/T1 और यहाँ पे 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस का T2/T1 और यहाँ पे n2 यानी n2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का T2 माइनस 62/T1। इसको सोल्व करने पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी यानी 310 केल्विन आपका राइट आंसर आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम 7वें नंबर का क्वेश्चन आपका है कि एक ट्रायोड को प्रवर्धक की तरह प्रयोग किया जाता है यदि ट्रायोड का प्रवर्धन गुणांक 20, प्रत्यावर्ती धारा प्लेट प्रतिरोध 10 किलो ओम तथा लोड प्रतिरोध 15 किलो ओम हो तो प्रवर्धक का वोल्टता प्रवर्धन कितना होगा, तो वो हो जाएगा 12। कितना होगा 12। इसका सोल्यूशन आइए हम देखते हैं। 7वें नंबर का आपका सोल्यूशन है कि यानी ए वी इज इक्वल टू म्यू आर एल अपॉन आर पी प्लस आर एल। यहाँ पे इन्होंने पुटअप कर दिया तो आपके उसकी नंबर कितना नंबर निकल आया, तो 12 नंबर निकल आया। यानी प्रवर्धक का वोल्टता प्रवर्धन कितना होगा 12 होगा। उसका 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एक पात्र में 60 डिग्री पर वायु भरी हुई है, स्थिर दाब रखकर उसमें से 1/3 वायु बाहर निकालने के लिए उसे कितना गर्म करना जरूरी है और बर्तन का प्रसार नगण्य है तो कितना हो जाएगा 171 डिग्री सेल्सियस। आते हैं हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन आपका दिया हुआ है कि नियत दाब पर V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। यहाँ पे इन्होंने रख के सोल्व किया है तो आपका 171 डिग्री सेल्सियस आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप परेशान मत होइएगा, पेपर में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट है तो इसमें आ सकते हैं लेकिन पेपर में इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पे 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 300 केल्विन तापमान पर 200 मीटर क्यूब आयतन के एक डिब्बे में 0.1 मोल ऑक्सीजन तथा 0.3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, मिश्रण का दाब कितना होगा, तो मिश्रण का दाब आपका हो जाएगा 5 पास्कल। यानी कितना हो जाएगा 5 पास्कल। आते हैं इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो हम जानते हैं पी बी इज इक्वल टू NRT होता है, यानी यहाँ पे ये आर हो गया रिडबर्ग नियतांक हो गया, पी और आपका ये प्रेशर ये वॉल्यूम, तो पी बी इज इक्वल टू NRT होता है जहाँ n मोलों की संख्या है, वी इज इक्वल टू 200 मीटर क्यूब दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 300 केल्विन और रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 8.314। ऑक्सीजन के लिए 0.1 मोल है। अतः दाब होगा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने रख के सॉल्व किया तो आपका दाब जो निकल के आया कितना आ गया है, तो 4.988 या 5 पास्कल। उसके बाद हम 10th नंबर का क्वेश्चन है क्या कि फोटोन की किस गतिज ऊर्जा के लिए इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 16.5 न्यूटन यानी नैनोमीटर होगी, यानी नैनोमीटर कितनी होगी, तो 5.04 इंटू 10⁻⁻25 जूल के लिए। इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू इतना दिया गया है, फोटोन का द्रव्यमान इतना होता है, देन यहाँ पे इन्होंने रख के सॉल्व किया तो आपका जो के की वैल्यू निकली है वो आपको क्या निकल आया है, यानी 5.04 इंटू 10⁻⁻25। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का आपका क्वेश्चन है ये एक सरल लोलक का कोणीय आयाम जो है वो थीटा है, इसकी डोरी में अधिकतम तनाव कितना होगा, तो हो जाएगा mg1 प्लस का थीटा नॉट का स्क्वायर। आगे इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है t माइनस का mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यहाँ पे लगाने, यहाँ पे कुछ फिगर है, फिगर को आप समझ लेना। और उसके बाद यहाँ पे बिंदु P पर गोलक की कुल ऊर्जा, यानी यहाँ पर इससे रखने सोल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस का m² निकल के आ जाएगा, mg प्लस का mg ब्रैकेट में 1 प्लस का थीटा नॉट स्क्वायर आपका आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था 12 नंबर का कि 500 वाट की एक तापन यूनिट को 115 वोल्ट की लाइन पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। यदि लाइन वोल्टेज 110 वोल्ट तक गिर जाता है तो निर्गत ऊष्मा में प्रतिशत की कमी कितनी होगी, तो हो जाएगी 8.52% हो जाएगा। इसका सोल्यूशन भी हम देखते हैं। इसका सोल्यूशन भी कुछ इस प्रकार से है कि 12 ये रहा, हाँ इसका सोल्यूशन ये रहा, r इज इक्वल टू V² अपॉन W, यानी यहाँ पे इन्होंने रख दिया r इज इक्वल टू V² अपॉन W। यहाँ पे रखकर इन्होंने क्या निकाल लिया, r की वैल्यू निकाली पहले, उसके बाद h² उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो V² अपॉन r। यहाँ से रखकर इन्होंने यहाँ से जो उष्मा निकाल ली, उसके बाद उष्मा में प्रतिशत कमी, यानी जो फाइनल यहाँ पे जो निकला था आपका, यानी ये 500 में से इसको घटा के आपने उन्होंने क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया। उसके बाद 12 नंबर की अगला 13 नंबर क्या था, तो निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता सबसे कम है, तो किसकी संपीड्यता सबसे कम है, तो हो जाएगा टंगस्टन। जो आपके बल्ब के आगे लगा हुआ था जो जलता रहता है उसे टंगस्टन, वही आपका कहा जा रहा है, उसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। संपीड्यता क्या होती है, यहाँ पे हम
डेफिनेशन के जरिए जान जाएंगे। तो संपीड्यता होती है दाब लगाने पर किसी पदार्थ के आयतन में कमी आ जाने के का गुणधर्म ही संपीड्यता कहलाता है। उपर्युक्त विकल्पों में सबसे कम संपीड्यता आपकी टंगस्टन की होती है, यानी जब दाब लगाया जाएगा किसी पदार्थ पे तो उसके आयतन में जो कमी आएगी उसे हम क्या कह देंगे, तो आपका कह देंगे संपीड्यता। उसके बाद आगे 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है, किस पे आधारित है, तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मेयर तथा थेल्महोल्ट्ज ने उष्मा यानी थेल्मज होल्टेज ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एलआर परिपथ का यानी आपका स्वप्रेरकत्व तथा आपका वो जो इसमें प्रतिरोध हो परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो हो जाएगा 0 से 1 के मध्य में होता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एलआर श्रेणी परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच का अंतर दिया जाता है कितना, tan phi = ओमेगा एल अपॉन आर। तो यहाँ पे tan phi तो परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस हो गया। अब ये निकालेंगे तो क्या आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज आएगा, हाइपोटेनियस। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 0 से या 1 के मध्य में होता है। उसके बाद आते हैं हम 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में किया गया कार्य कितना होगा ए से बी तक। ए से बी तक हमें बताना है कितना कार्य होगा। तो यहाँ पे 10⁵ जूल कार्य इन्होंने बताया। आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो W = ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, यानी W = क्या हो जाएगा, वर्क जो होगा वो ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल यानी 10 × 5 10⁵ ही राइट आंसर हो जाएगा। उसका प्रवर्धक यंत्र है, तो प्रवर्धक यंत्र आपका क्या है, तो प्रवर्धक यंत्र एक ट्रांजिस्टर का काम है या ये ट्रांजिस्टर है। प्रवर्धक यंत्र क्या है, ट्रांजिस्टर है। इसका सोल्यूशन आपका लिखा हुआ है इधर कि 17 का जो है ट्रांजिस्टर अथवा IC से निर्मित ऐसा सर्किट जो किसी सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देता है प्रवर्धक यंत्र कहलाता है। यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर या NPN ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। उसके बाद 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि परमाणु का प्रथम प्रारूप किसने दिया था, तो परमाणु का जो प्रथम प्रारूप दिया था वो J.J. थॉमसन ने दिया था। उसके बाद आइए हम इसका कुछ व्याख्या पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि J.J. थॉमसन ने सन 1904 ईस्वी में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन ने परमाणु का आकार तरबूज जैसी आकृति में परिकलित करके अपने परमाणु मॉडल की व्याख्या की थी। किसने, J.J. थॉमसन ने। उसके बाद थॉमसन के अनुसार गोलाकृति में धनावेशित द्रव्यमान समान रूप से फैला होता है और तथा इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव्य में इस प्रकार धंसे रहते हैं जिस तरबूज में उसके बीज धंसे रहते हैं। और धनावेश तथा ऋणावेश आपस में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल द्वारा संतुलित बने रहते हैं। परंतु यह परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकता। बाद में ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी एवं रसायनज्ञ अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि थॉमसन का परमाणु मॉडल दोषपूर्ण है। उसके बाद आगे 19 नंबर का क्वेश्चन था कि अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो स्नेल के द्वारा अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किया था। इसके बारे में कुछ ओवरव्यू लेते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तो अपवर्तन का नियम स्नेल ने प्रतिपादित किया था जो कि निम्नवत है, यानी आपका एक इंसिडेंट रे होगी यानी आपतित किरण, एक परिवर्तित किरण होगा, उसके बीच में जो खींचा गया एक अभिलंब, दो तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। ये आपका अपवर्तन का नियम था। तो स्नेल का नियम तरंगों के अपवर्तन से संबंधित एक सूत्र है जो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात दोनों माध्यमों में तरंग की कला वेगों के अनुपात के बराबर या दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin θ1 अपॉन sin θ2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। यहाँ पे N1 क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होगा किसके, तो 1 किलोग्राम भार जो है वो किसके बराबर होगा। देन आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो छोटा सा आपका इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे W इक्वल टू क्या होता है mg, यानी W इक्वल टू mg। जब आप अर्थ पे फोर्स लगा रहे होंगे तो उसमें कार्य अगर पूछा जाएगा तो W इक्वल टू mg। यहाँ पे m की वैल्यू 1 दिया हुआ है, g की वैल्यू 9.8, तो 9.8 यानी जी कितना होगा, भार जो होगा 9.8 न्यूटन के बराबर। स्पष्ट है किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। देन यहाँ पर 20 का आपका ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएगा। देन कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड फिजिक्स की जो पहली प्लेलिस्ट पहली क्लास चली है वो मैं आई बटन पे लगा दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर आप उसे देख लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।